नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका ग्रोथ पॉइंट यूपीएससी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सनदी सेवा एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण ऐसा आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 की इस विहंगावलोकन श्रृंखला में मैं हूं आपके साथ ध्रुव जानी। इस इकोनॉमिक सर्वे की ओवरव्यू सीरीज का यह 16वां लेक्चर है और जिसके तहत हम लोग खंड 2 के छठे उपाख्यान या छठे आख्यान को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे, जिसका नाम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। आज वास्तविक मुद्दा है और बहुत ही प्रभावी मुद्दा है और इसीलिए इसे ऐसे आर्थिक सर्वेक्षण जैसे अहम दस्तावेज में इसे जगह मिली है। देखना है भारत की क्या जगह है, ग्लोबल इफेक्ट्स जो है एफर्ट्स क्या है और आगे चलकर आगे की राह क्या होगी, भारत की स्थिति जो है वो आगे कैसे हो सकती है, कैसे सुधर सकती है। बहुत ही अच्छा महत्वपूर्ण चैप्टर है। प्लस अगर इस दस्तावेज की बात करें तो अपने आप में आर्थिक सर्वेक्षण का जो दस्तावेज है वो ही अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे वो सामान्य दृष्टि से हो चाहे वो परीक्षा की दृष्टि से हो। यहाँ हम लोग इस पूरे डॉक्यूमेंट का, बहुत ही लेंथी डॉक्यूमेंट है, 2 वॉल्यूम पब्लिश होता है, 1 वॉल्यूम हमने खत्म कर लिया। चैप्टर वाइज हम लोग इस श्रृंखला के तहत बात कर रहे हैं अलग अलग बिंदुओं के ऊपर, मुद्दों के ऊपर। तो यहाँ हम लोग ओवरव्यू लेने का प्रयास करते हैं और इस ओवरव्यू के तहत आज इस चैप्टर को हमें देखना है, समझना है, भारत की स्थिति भी समझनी है और आगे की हमें राह भी देखनी है। एज यू कैन सी द टाइटल, द ओरिजिनल टाइटल ऑफ द चैप्टर इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, यानी कि जो सतत विकास है, जो टिकाऊ विकास है वो होना चाहिए और साथ ही में जो आज जलवायु परिवर्तन की जो महामारी है, जो समस्या है, उसे भी हमें एड्रेस करना है, उसका भी समाधान हमें ढूंढना है। क्योंकि यह पूरी जो समस्या है वो अपने आप में वैश्विक है, तो इसका समाधान भी वैश्विक स्तर से ही होना चाहिए। यहाँ 1 या 2 देश अपने आप में मिलकर कुछ नहीं कर सकते, इनफैक्ट 1 या 2 खंड भी साथ में मिलकर नहीं कर सकते। यहाँ सारी दुनिया को, सारे दुनिया के देशों को एकजुट होना पड़ेगा और बाद में एक जो है एक्शन जो है वो लेना पड़ेगा। देखेंगे सारी चर्चा यह कवर है जिसमें मात्र और मात्र लेक्चर और चैप्टर ही जो है चेंज्ड हुए हैं, बाकी का सारा जो कंटेंट है वो कॉमन है। एज हियर मेंशन्ड, इट इज यूजफुल फॉर एवरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे वो पटवारी की हो चाहे वो आईपीएस की हो। सारे प्रतियोगिता परीक्षाओं में यह जो अध्ययन है, इनमें दिए जो आंकड़े हैं, इनमें कही जो बातें हैं, जो सिद्धांत है, जो परिभाषाएं है, वो सारी हमें महत्वपूर्ण, कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण हो सकती है। तो एक वही फोकस रखकर हम लोग इस श्रृंखला के तहत इस पूरे दस्तावेज का अभ्यास करने का प्रयास कर रहे हैं। शुरू करेंगे हमारी मूल बात। देखिए, यह चैप्टर का क्लासिफिकेशन है। वी कैन क्लासीफाई द चैप्टर इनटू 4 हेड्स। ठीक है, सबसे प्रथम है इंट्रोडक्शन, फिर बाद में इंडिया एंड एसडीजीज, फिर उसके बाद क्लाइमेट चेंज का मुद्दा है और आखिरी में इंडियाज एक्शन फॉर क्लाइमेट चेंज। तो ये मोटे मोटे 4 मुद्दे हैं। प्रति मुद्दे को, प्रति बिंदु को हम लोग यहाँ देखने का प्रयास करेंगे। हमारे एग्जामिनेशन दृष्टि से हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि किन किन मुद्दों के ऊपर प्रश्न जो है वो हमें पूछे जा सकते हैं। इंट्रोडक्शन में 2 उप बिंदु है, जिनमें सबसे प्रथम है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, दूसरा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। देखिए, जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स है वो अपने आप में 8 बिंदुओं का कार्यक्रम है, 08 पॉइंट्स, और जो एसडीजी है वो अपने आप में 17 गोल्स रखता है। ठीक है, ये खत्म हो गया, ये थोड़ा पुराना वर्जन था। दिस इज न्यू अपग्रेडेड वर्जन एंड ऑनगोइंग वर्जन, यानी कि 2015 से 2030, हम लोग आज खड़े हैं 2021 में। तो यहाँ यह जो एसडीजी है वो फिलहाल चल रहा है। एमडीजी की जो समय सीमा थी वो खत्म हो गई। काफ़ी सारे जो है बिंदु हमने यहाँ प्राप्त किए और काफ़ी सारे बिंदु छूट भी गए, दोनों चीज़ें हैं। अब हमें एसडीजी के ऊपर जो है पूरा का पूरा दारोमदार है और देखना है कि क्या हम एसडीजी को फुलफिल करने में 2030 तक कामयाब होते हैं या नहीं होते हैं। ये बात रही इंट्रोडक्शन की। इन द सेकंड क्लासिफिकेशन वी कैन सी इंडिया एंड एसडीजीज, यानी कि भारत व एसडीजी का क्या संबंध है, कैसे भारत एसडीजी को देखता है, क्या भारत एसडीजी की गाइडलाइन फॉलो करने की जो है बात करता है, हाँ या ना। अगर हाँ तो किस प्रकार से उसको अमली बनाएगा अपने पूरे राष्ट्र में। प्लस अगर एसडीजी जो गोल्स है, जो भारत अगर उसको फॉलो कर रहा है तो क्या, किस प्रकार से उसमें काम किए गए, इन सारी चीज़ों की बातें जो है हम लोग यहाँ करेंगे, जिनमें सबसे प्रथम है वॉलंटरी नेशनल रिव्यू, यानी कि स्वैच्छिक रूप से राष्ट्रीय स्तर पर एक रिव्यू ले आना, एक मूल्यांकन करना कि क्या हमारी हमारे जो रणनीति है क्या वो सफल साबित हो रही है या नहीं हो रही है। तो ये बात है वीएनआर में जो हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। फिर बाद में है एक अहम मुद्दा लोकलाइजेशन ऑफ एसडीजी, कैसे यह
वैश्विक एम को या वैश्विक गोल को हम एक स्थानिक गोल में तब्दील कर रहे हैं ताकि इन गोल्स तक हम पहुंच सके, इनको पाने में हम सफल हो सके। देखेंगे, अच्छा मुद्दा है और भारत ने ही यह पूरा का पूरा जो मैकेनिज्म है वो बनाया है, तो वो देखना जरूरी है। फिर क्लाइमेट चेंज की बात करें तो हमें देखना है कि ग्लोबल एफर्ट्स क्या चल रहे हैं। ठीक है, पूरा विश्व जो है वो किस तरह क्लाइमेट चेंज को देखता है, किस तरह उसकी समस्या का समाधान करने हेतु प्रयत्न कर रहा है। साथ ही में हमें ये भी देखना है कि हु इज रिस्पॉन्सिबल। इनफैक्ट वी विल सी हु इज रिस्पॉन्सिबल फर्स्ट एंड आफ्टर देन we will go into global efforts. And the last classification says about NDC यानी कि नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस, जो राष्ट्रीय स्तर पर जो तय किए जाते हैं, जो योगदान इस क्लाइमेट चेंज से बचने के लिए, जलवायु परिवर्तन को जो है उल्टा करने के लिए या उसे खत्म करने के लिए, तो वो है नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस। और दूसरा है नेशनल मिशंस अंडर नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो यह सारी चीजें हम आज देखेंगे। जो जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो हम लोग यहाँ से उठाएंगे और उनके ऊपर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। शुरू करेंगे इंट्रोडक्शन से हमारी बात। देखिए, इंट्रोडक्शन में दो अलग अलग बिंदु हमें दिए गए हैं। एक है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, संक्षिप्त में लिखा गया है, मुझे लगता है कि इनका नाम आपको मालूम होना चाहिए, इसका फुल फॉर्म। और दूसरा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। जैसे मैंने आपको बताया, दिस इज ओल्डर वर्जन whose tenure has become finished and this is newer version, this is ongoing version भी जो है इसे हम कह सकते हैं। ठीक है, अब देखना है कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स क्या थे और आज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या है। वी विल गो थ्रू इट इन अ वेरी ब्रीफ मैनर। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द सेट ऑफ 8 टारगेट्स which includes a decrease in poverty, increase in education, increase in gender equality, decrease in child mortality, increase in national health, AIDS control, etc., etc. There are 2 to 3 points more, but they are of less relevance. तो जो महत्वपूर्ण जो बिंदु थे MDG को समझने के लिए हमें चाहिए, वो मैंने यहाँ आपके सामने रखे हैं। तो यह सारे गोल्स को मिलाकर मिलेनियम डेवलपमेंट गोल बना था और इसका जो समय सीमा इसकी जो थी वो थी 2000 से 2015 तक। अब 2015 चला गया तो 2015 से 2030 की एक नई रूपरेखा हमारे सामने आई है, जिसे हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के नाम से जानते हैं। ट्रांसफॉर्मिंग अवर वर्ल्ड 2030 फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखिए, यह थीम थी जब SDG घोषित किए गए, तब उसके साथ यहाँ यूनाइटेड नेशन के द्वारा यह थीम पेश की गई थी। इट इज अ सेट ऑफ total 17 goals which includes 169 targets which are actually divided into these 17 goals, plus it is not legally binding but it is expected to follow it. यह किसी राष्ट्र के ऊपर, किसी राष्ट्र की सरकार के ऊपर जो उसे बांधता नहीं है, यह पूरा का पूरा जो यह ब्लूप्रिंट है, मगर अपने आप में यह ब्लूप्रिंट अच्छा है और आज वैश्विक ज़रूरत है। अगर हमने क्लाइमेट एक्शन नहीं लिया तो बहुत देर हो जाएगी। तो इसलिए ऐसी आशा है कि पूरा विश्व जो है वो इसको आवकारेगा, इसको अपने देश में अमलीकरण करेगा इसका। प्लस SDG आर ऑल्सो कॉल्ड ग्लोबल गोल्स। इन्हें ग्लोबल गोल्स भी कहते हैं क्योंकि यह वैश्विक है। विश्व के अलग अलग राष्ट्रों के द्वारा इन गोल्स को कंप्लीट करने का या फुलफिल करने के लिए प्रयास करना है। जैसे मैंने आपको शुरुआत में ही बताया, यहाँ एक दो देश, एक दो खंड की बात नहीं है, मगर यहाँ विश्व के अधिकांश देश, आज विश्व में लगभग 195 देश है, तो उसमें से 190 185 देश जो है वो इस पूरी फाइट में जुड़ना चाहिए। तब जाके हम लोग इस क्लाइमेट चेंज की समस्या को एड्रेस कर पाएंगे, उसका सॉल्यूशन, उसका समाधान ढूंढ पाएंगे। तो ये बात रही इंट्रोडक्शन की। दूसरा बिंदु देखें, इंडिया एंड SDGs यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो दो चीजें देखनी है। सबसे प्रथम है वॉलंटरी नेशनल रिव्यू, जो हमने देखा, और दूसरा है लोकलाइजेशन ऑफ SDGs। शुरू करेंगे VNR से, जिसे संक्षिप्त में VNR कह सकते हैं। देखिए, सबसे प्रथम तो समझना है ये क्या है, दूसरा इनकी जो महत्वपूर्ण बातें है वो यहां देख लेंगे, और तीसरा ये कहां सबमिट होता है। शुरू करेंगे व्हाट्स है कि ये दरअसल चीज है क्या। देखिए, इट इज अ मैकेनिज्म टू रिव्यू एफर्ट्स टुवर्ड्स SDGs। इट इज अ मैकेनिज्म टू रिव्यू यानी कि मूल्यांकन। एफर्ट्स जो हमने कदम उठाए, जो सरकार ने कदम उठाए,
सपोज सरकार ने एक मिशन लॉन्च किया और कह लीजिए कि मिशन फॉर सस्टेनेबल हैबिटेशन, तो क्या वो मिशन अपने आप में कामयाब रहा? क्या वो मिशन अपनी जो गोल लाइन जो सेट करके आया था, क्या वो मिशन उस तक पहुंच पाया है? क्या उसका अमलीकरण उस हद तक हुआ है? इत्यादि चीजें, यानी कि इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज जो इवेल्युएशन है वो यहाँ होगा। और इसका जो यूनिक एक फीचर है वो ये है कि यह वॉलंटरी है अपने आप में। एसडीजी ही वॉलंटरी है अपने आप में, मगर यहाँ ये रिव्यू सिस्टम भी वॉलंटरी है। इनफैक्ट भारत जो है वो करता है, तो ये अपने आप में एक अच्छी बात है, सही बात है। फिर इसका कुछ बिंदु अगर देखें तो अकम्प्लिशमेंट एंड वे अहेड। यस, इंटरनल जो भारतीय सरकार ने कदम उठाए हैं, क्या उन कदमों को परिपूर्ण किया गया है? क्या उन कदमों से जो आशाएं रखी थी, उन कदमों के अमलीकरण से क्या वो आशाएं आज भरपाई हो रही है कि नहीं? तो वो सारी चीजें हमें यहाँ देखनी होगी। अकम्प्लिशमेंट एंड वे अहेड। और दूसरा बिंदु है इंडियाज मॉडल ऑफ लोकलाइजेशन ऑफ एसडीजी। यस, तो ये भी एक विशेष बिंदु है, क्योंकि लोकलाइजेशन ऑफ एसडीजीज का जो मुद्दा है वो भारत के सिवा अन्य कहीं पर भी लागू नहीं है। इट इज एक्चुअली पायोनियर्ड बाय इंडिया। और हमें लगता है, और या आप कह लीजिए कि पॉलिसी मेकर्स को, जो नीति निर्माणकार है, उनको भी लगता है कि यहाँ एसडीजी का, सतत विकास के लक्ष्यांकों का अगर हम स्थानीकरण कर पाए, अगर हम उसका लोकलाइजेशन कर पाए, तो दे कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन ए स्पीडी मैनर एंड इन ए क्वालिटी वे। तो यहाँ लोकलाइजेशन का भी हमें बिंदु देखना है। प्लस यह जो रिपोर्ट है पूरी, वो सबमिट होती है यूनाइटेड नेशन हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम में, विच इज शॉर्टली नोन एज UNHLPF। ठीक है, तो यहाँ ये सबमिट किया जाता है, जो कि यूनाइटेड नेशन का ही एक फोरम है। मगर जैसे हमने देखा यहाँ, यह जो रिव्यू का जो मैकेनिज्म है, ये अपने आप में पूरा का पूरा वॉलंटरी है। कोई भी देश चाहे तो वो अपना रिपोर्ट दे सकता है, कोई भी देश चाहे तो वो अपना रिपोर्ट नहीं दे सकता, मगर रिपोर्ट देने के लिए कोई भी देश बंधा नहीं है। तो ये बात यहाँ देखनी है। मगर इंडिया यहाँ ये रिपोर्ट देता है, अपने आप में सरकार के द्वारा जो कदम उठाए गए हैं उनका मूल्यांकन करता है, और उन मूल्यांकन से जो रिपोर्ट तैयार होती है वो रिपोर्ट इस हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम में सबमिट करता है। तो ये बात थी यहाँ वॉलंटरी नेशनल रिव्यू की। साथ में यहाँ ये भी देखना है कि एक अच्छी बात है वॉलंटरी नेशनल रिव्यू की, और वो ये है कि ड्यू टू VNR, यानी कि इस नेशनल रिव्यू से एंगेजमेंट बिटवीन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर हैज इंक्रीज्ड फॉर द सेक्टर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट और क्लाइमेट चेंज। तो ये अपना आप में बहुत ही सकारात्मक बाबत है, क्योंकि प्राइवेट एंगेजमेंट जहाँ कहीं भी होगा वो उस सेक्टर को बढ़िया बना देगा, उस सेक्टर को अच्छा बना देगा। क्योंकि उसके साथ प्राइवेट सेक्टर अकेला नहीं आता, उसके साथ रिसर्च एंड डेवलपमेंट आता है, उसके साथ कैपिटल आता है, ठीक है, एक नया वर्क कल्चर आता है। तो इन सारी चीज़ों से हम लोग हमारे लक्ष्यांकों के तरफ और तेज़ी से जा सकते हैं अगर प्राइवेट सेक्टर इसमें इन्वॉल्व हुआ तो। और ये इस वॉलंटरी नेशनल रिव्यू के प्रोग्राम से या मैकेनिज्म से हो रहा है, तो ये इसका सबसे बड़ा मेरिट है। प्लस आगे देखें तो हमें लोकलाइजेशन देखना है कि ये लोकलाइजेशन दरअसल है क्या। उसे देखने के लिए हम लोग एक स्मार्ट आर्ट की मदद से समझने का प्रयास करेंगे, जो कुछ इस प्रकार है। एसडीजी यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, कैसे उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। तो सबसे प्रथम तो हमें आयोजन करना होगा, वी नीड टू प्लान। प्लस उस आयोजन को हमें एडेप्ट करना होगा, प्लस जो एडेप्ट किया हुआ हमारा प्लान है उसे इम्प्लीमेंट करने की प्रक्रिया करनी होगी, और बाद में उसे मॉनिटर करना होगा कि क्या आउटकम्स जो है वो आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। और अगर नहीं आ रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम है, तो हमें उसे त्वरित ही फिक्स करना होगा। प्लस अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें, सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल देखें, तो देखिए यहाँ यह पूरी की पूरी चेन है लोकलाइजेशन। एसडीजी है, ग्लोबल लेवल से शुरू हुआ, ग्लोबल लेवल से आया यहाँ सेंट्रल लेवल तक, और सेंट्रल लेवल से आगे जाएगा स्टेट लेवल तक। देखिए अब राष्ट्रीय स्तर पर क्या क्या जिम्मेदारी है, क्या क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए एसडीजी के इस लक्ष्यांकों को परिपूर्ण करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैप एसडीजी टू स्कीम और गवर्नमेंट प्रोग्राम्स। कोई भी गवर्नमेंट नया प्रोग्राम बने, कोई भी योजना लाए, तो उसमें एसडीजी के ऊपर ध्यान केंद्रित करना होगा, और उस तरीके से कोई भी योजना या कोई भी प्रोग्राम दाखिल करना चाहिए, सबसे प्रथम। दूसरा, कोऑर्डिनेट विद सेंट्रल मिनिस्ट्री। यस, सेंट्रल मिनिस्ट्री जो कोई भी
महत्वपूर्ण है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्लाइमेट चेंज में प्रभावित है, उनके साथ कोऑर्डिनेट करना होगा। कोऑर्डिनेट विद स्टेट प्लानिंग डिपार्टमेंट, यस, राज्यों में जो आयोजन डिपार्टमेंट है उनके साथ भी कोऑर्डिनेट करना होगा और उन्हें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ाना होगा। प्लस डेवलप मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क एंड कैपेसिटीज टू, यस, एक मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क भी आज की ज़रूरत है ताकि जो जो योजना है, जो जो अधिसूचना है जो इम्प्लीमेंट हो रही है उनके ऊपर ध्यान रखा जाए, उनकी देखरेख हो सके। प्लस ये बात रही सेंट्रल की। अब अगर स्टेट एंड लोकल लेवल्स का यहाँ रोल देखें तो बहुत ही बढ़िया रोल है, विच इंक्लूड्स क्रिएट विजन डॉक्यूमेंट्स फॉर एसडीजी, यस, विजन डॉक्यूमेंट की कैसे आने वाले कुछ एक सालों में हम लोग एसडीजी के तहत पहुंच सकते हैं। तो ऐसा एक विजन डॉक्यूमेंट पहले तो इनको तैयार करना होगा, विच इज़ अ पार्ट ऑफ ए प्लान। फिर बाद में उसे अडेप्ट करना होगा, फिर बाद में उसे इंप्लीमेंट एंड आफ्टर ऑल उसको मॉनिटर करना होगा। प्लस मैप टारगेट्स विथ रिलेवेंट डिपार्टमेंट्स, यस, जो जो टारगेट्स जिन जिन डिपार्टमेंट्स को मिलने चाहिए, अगर कोई पानी रिलेटेड कोई लक्ष्यांक सेट किया है तो वो वाटर डिपार्टमेंट को, वाटर मिनिस्ट्री को चला जाना चाहिए, उसके साथ कोऑर्डिनेट करना चाहिए। अगर फॉरेस्ट संबंधी कोई चीज़ है तो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट या एग्रीकल्चर संबंधी है तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के साथ उसे कोऑर्डिनेट करना चाहिए। तो इस प्रकार से मैप टारगेट्स विथ रिलेवेंट डिपार्टमेंट्स। प्लस कोऑर्डिनेट एसडीजीज एंड डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी, यस, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी विल प्ले अ वेरी क्रिटिकल रोल, क्योंकि अल्टीमेटली वो फील्ड है, ठीक है, सबसे छोटा यूनिट है, तो वहाँ तक एसडीजी के रूल्स, रेगुलेशंस, गाइडलाइंस पहुँचनी चाहिए। इनफैक्ट एसडीजी का जो गोल्स है उन्हें यहाँ इनके साथ सम्मिलित कर देना चाहिए डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी के साथ। प्लस लिंक स्टेट गवर्नमेंट बजट विथ एसडीजी, यस, स्टेट गवर्नमेंट का जो बजट है, जो प्रावधान है, वो फिनेंशियल एड्स हो, चाहे वो ग्रांट हो, चाहे वो सब्सिडीज हो, उन्हें एसडीजी के साथ सम्मिलित कर देना चाहिए ताकि बजट के तहत भी एसडीजी को परिपूर्ण करने के लिए उसका एलोकेशन जो है वो हमें मिल पाए। उसके बाद देखें तो पीरियोडिक रिव्यू ऑफ एसडीजी, यस, ये भी ज़रूरी है पीरियोडिक रिव्यू, क्योंकि तभी हमें हमारी दिशा, हमारी गति मालूम पड़ेगी, क्या दिशा जो है वो सही है, क्या गति जो है वो सही है या नहीं है। तो दिस इज ऑल अबाउट लोकलाइजेशन, बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि अपने आप में भारत के लिए या भारत के द्वारा दिया गया कोई ऐसा नया मैकेनिज्म है जो अपने आप में एसडीजी के अमलीकरण को, उन तक पहुंचने के लिए, इन लक्ष्यांक हमने सेट किए हैं उन तक पहुंचने में बहुत ही मददरूप साबित हो सकता है। प्लस स्टेट और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को, लोकल लेवल के एडमिनिस्ट्रेशन को इसमें भागीदार भी बनाता है, सहभागी भी बनाता है। तो यह महत्वपूर्ण है, याद रखने लायक है। फिर आगे देखें तो हमें क्लाइमेट चेंज का जो मुद्दा है वो देखना है, जिनमें ग्लोबल एफर्ट्स भी देखने हैं, मगर उसके पहले हमें कौन जिम्मेदार है, किस तरीके से यह जो ग्लोबल वार्मिंग है या क्लाइमेट चेंज है, क्लाइमेट चेंज का एक प्रकार आज हम लोग सहन कर रहे हैं, सह रहे हैं, और वो है ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। तो वो कैसे उत्पन्न हुआ वो हमें यहाँ देखना होगा। देखिए, क्लाइमेट चेंज, उसका एक प्रकार जो आज हमारे ऊपर प्रभावी है वो है ग्लोबल वार्मिंग। हिंदी में इसे बोले तो इसे भूमंडलीय उष्मीकरण कह सकते हैं, ठीक है। अब कैसे, इतिहास में थोड़े से ही हम पीछे जाए तो जब से प्रथम इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन शुरू हुआ, एंड इट वाज अप्रोक्सीमेट 200 to 250 ईयर्स बैक, ठीक है। तो वहाँ से जब से प्रथम इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन शुरू हुआ तब से यहाँ कार्बन एमिशंस जो है वो निरंतर बढ़ते गए हैं, निरंतर, जिनमें अगर सबसे पीछे जाए 100-150 वर्ष पहले, तो जो आज के विकसित राष्ट्र है, जो आज के अमीर राष्ट्र है, जो एडवांस्ड इकोनॉमीज है, वो एक समय पर बहुत ही बड़े कंट्रीब्यूटर थे, बहुत ही बड़े कंट्रीब्यूटर थे आज के ग्लोबल वार्मिंग में या ग्लोबल जो है कार्बन एमिशंस में, जिनमें यूएस है, जापान, कनाडा, रशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया इत्यादि बड़े बड़े आज की एडवांस्ड इकोनॉमीज शामिल है, जिन्होंने भरपूर मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस किए और एक ग्लोबल वार्मिंग की समस्या के बीच में पूरी पृथ्वी को, पूरी मानवता को लाके खड़ा कर दिया। फिर बाद में 1990s की बात करें तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो यूरोप से शुरू हुआ था वो अब धीरे धीरे पूरे विश्व में फैलने लगा, अलग अलग खंडों में, अलग अलग राष्ट्रों में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होने लगा। मीनवेल 1990s में एशिया और अफ्रीका जैसे लेस डेवलप्ड कॉन्टिनेंट्स ने भी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन देखा, दे ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड। और यहाँ तो कहा जा रहा है कि अप्रोक्सीमेटली 60% ऑफ
ग्रीन हाउस गैसेज एमिशंस वर contributed in 1990s by these industrial countries of Asia and Africa। फिर जाके क्लाइमेट चेंज नेगोशिएशंस जो है वो शुरू हुए। इन्हें देखने के लिए हमें नीचे जाना होगा। देखिए ये एक फोटोग्राफ है जिसकी मदद से हम लोग बहुत ही संक्षिप्त में जो ग्लोबल एफर्ट्स हैं उनको समझने का प्रयास करेंगे। वैसे तो कई सारे बिंदु हैं मगर हमें 3-4 बिंदु ही देखने हैं। एक बिंदु हमें देखना है रियो अर्थ समिट का, फिर बाद में वेरी पॉपुलर क्योटो प्रोटोकॉल देखेंगे, फिर बाद में यहाँ बाली रोड मैप देखेंगे, फिर यहाँ कोपेनहेगन यानी कि 2009 की जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी थी, कोपेनहेगन डेनमार्क स्थित हुई थी, फिर सीधा हम लोग जाएंगे यहाँ पेरिस। ठीक है, तो इतने बिंदु हम लोग यहाँ देखते जाएंगे और समझते जाएंगे कि कैसे विश्व जो है या विश्व का जो नेतृत्व है वो इस क्लाइमेट चेंज एफर्ट में आगे बढ़ा। सबसे प्रथम रियो समिट की बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है क्लाइमेट चेंज के एनवायरमेंट के जो है संदर्भ में, जिसका तहत एडॉप्शन ऑफ यूनाइटेड नेशन FCCC यानी कि कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज या फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज कह सकते हैं, डेवलप्ड पार्टीज शुड लीड इन कॉम्बेटिंग क्लाइमेट। देखिए यहाँ से एक बहुत ही अच्छा विचार जन्मा, CBDR कॉमन बट डिफरेंशिएट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इसका फुल फॉर्म होता है कॉमन बट डिफरेंशिएट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, विच मीन्स देयर इज अ वन कॉमन एजेंडा बट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज बिटवीन द पार्टीज आर डिफरेंट। समझते हैं। देखिए यहाँ एक बाजू यूरोप है, एक बाजू भारत है। एक बाजू यूरोप है या आप कह लीजिए यूएस है, कोई भी डेवलप्ड नेशन कह लीजिए जहां इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन बहुत ही पहले शुरू हो गया था। हम लोग यहाँ यूरोप का एग्जांपल लेंगे। और एक बाजू इंडिया है। यूरोप इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कर रहा है पिछले 200 साल से और भारत कर रहा है 50 साल से। एमिशन दोनों के द्वारा हो रहा है, भारत के द्वारा भी हो रहा है क्योंकि भारत भी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के तहत चल रहा है, मगर मात्र 50 ही वर्ष हुए हैं। वहीं यूरोप जो है वो भी आज एमिशंस तो कर रहा है मगर वहां इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की शुरुआत 200 साल पहले हो गई थी। तो स्वाभाविक है कि जो CO2 एमिशंस है ये यूरोप के द्वारा बहुत ही ज्यादा प्रमाण में जो है जिनका सर्जन हुआ होगा। तो इस हिसाब से मेजर कंट्रीब्यूटर है वो यूरोप गिना जाएगा इन दो पार्टीज में, सामने अगर इंडिया हो तो ये जो CBDR है वो बताता है कि दोनों को कॉमन, दोनों को एक ही काम करना है, एमिशंस अपने कट करने हैं, मगर डिफरेंशिएट रिस्पॉन्सिबिलिटीज का मतलब है कि भारत को जितने एमिशंस कट करने हैं या जो एफर्ट्स लेनी है इससे कई ज्यादा एफर्ट्स यहाँ यूरोप को लेनी है, क्योंकि यूरोप ये लंबे समय से एमिशंस कर रहा है। दिस पर्टिकुलर फिनोमिना इज कॉल्ड कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। यहाँ भारत के ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है, यूरोप के ऊपर भी है, मगर यूरोप के ऊपर ज्यादा है। यूरोप जैसे जो नेशंस है जो कई सालों से कार्बन एमिशंस करते आए हैं या ग्लोबल वार्मिंग में बहुत ही बड़ा जिन्होंने योगदान दिया है, उनके पास आशा रखी जाती है कि वे लीड करें इस पर्टिकुलर समस्या को या इस समस्या के समाधान को। तो जिसे यहाँ CBDR कहते हैं, जो सबसे प्रथम रियो की समिट में कॉइन हुआ था। फिर उसके बाद क्योटो प्रोटोकॉल की बात करें तो यह भी बहुत ही चर्चित है, बहुत ही प्रसिद्ध है। 1997 का मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन द डेवलप्ड नेशन अंडर कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। यस, वही CBDR यहाँ शुरू हुआ या शुरू ही था मगर थोड़ा इंटेंसिव हुआ। विकास जो देश कर गए थे, जिन्होंने विकास कर लिया था, उनकी जिम्मेदारी और बढ़ाई गई। यहाँ जो आगे चलकर उनको पसंद नहीं था, उनको अस्वीकार्य था और काफी सारे विवाद भी हुए थे। ठीक है, फिर बात आई बाली रोड मैप की, जिनमें लॉन्ग टर्म कोऑपरेटिव एक्शन इन बोथ मिटिगेशन एंड एडेप्शन विथ एडिक्वेट प्रेडिक्टेबल एंड सस्टेनेबल फाइनेंशियल रिसोर्स की बात की गई कि भाई फाइनेंशियल रिसोर्स जो है वो होने चाहिए, तब जाके हम लोग क्लाइमेट चेंज या क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन कर सकते हैं। मात्र और मात्र बातों से, सहकार देने की बातों से नहीं होगा, मगर हमें फाइनेंशियल रिसोर्सेस चाहिए, ऐसा यहाँ बाली रोड मैप में तय हुआ। फिर कोपेनहेगन की बात करें तो जो विकसित देश थे उन्होंने
साथ में मिलकर एक फंड बनाने का ऐलान किया और ये फंड था लगभग $100 बिलियन का, ठीक है, जिनको 2020 तक दे देना था क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन के जो मेजर्स है उनमें यूज करने के लिए। मगर दुर्भाग्यवश इन विकसित राष्ट्रों ने एक भी रुपया नहीं दिया क्लाइमेट चेंज फंड में, ठीक है। यहाँ इन्होंने प्रॉमिस तो कर दिया, ये तय भी हुआ कि वहां से फंड आएगा, मगर उन्होंने फंड वास्तविक रूप से दिया नहीं। फिर सीधे आते हैं पेरिस में, जिसे COP21 के नाम से भी जानते हैं, और रियो क्योटो जितनी ही है फेमस एग्रीमेंट है, क्योंकि इस एग्रीमेंट के तहत ही नेशनल डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस की बात की गई। नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस कि भाई अगर राष्ट्रों को अगर टारगेट दिए जा रहे हैं तो वे टारगेट पूरे नहीं कर रहे हैं, उनको फिक्स्ड टारगेट नहीं दिए जाने चाहिए। डेवलप्ड कंट्रीज ने भी यह विवाद जो है खड़ा किया था कि भाई हमें फिक्स्ड टारगेट नहीं मिलना चाहिए। तो यहाँ पेरिस समिट से या पेरिस एग्रीमेंट से ये तय हुआ कि भाई कोई भी सरकार, कोई भी राष्ट्र की कोई भी सरकार अपनी क्षमता के हिसाब से अपना टारगेट तय करेगी और उन टारगेट को परिपूर्ण करने का ईमानदारी से प्रयास करेगी। यह बात तय हुई। यह अपने आप में तय किए हुए जो टारगेट थे उनका नाम पड़ा नेशनली डिटरमाइंड गोल्स, यानी कि ये नेशनली डिटरमाइंड किए गए हैं, किसी वैश्विक संगठन के द्वारा, किसी वैश्विक संगठन या संस्था के द्वारा तय नहीं किया गया, अपनी सरकार ने ही तय किए हैं अपने ही देश में लागू करने के लिए। तो यहाँ इसे NDCs कहा गया। फिर बाद में COP24 जो है 2018 में हुई, और ये चिली मैड्रिड टाइम फॉर एक्शन भी कहते हैं हम लोग, जिसके तहत फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट फाइनेंस वाज एग्रीड अपॉन अंडर पेरिस एग्रीमेंट वर्क प्रोग्राम। यस, तो ये क्लाइमेट फाइनेंस का फ्रेमवर्क कैसे होगा उसके ऊपर कोई डेवलपमेंट यहाँ इस समिट में आया था। तो दिस आर द ग्लोबल एक्शंस। शुरू हुई रियो समिट से, जिनमें कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की गई। फिर बाद में क्योटो प्रोटोकॉल में वही CBDR को और इंटेंस बना दिया गया, जो बात डेवलप्ड नेशंस को पसंद नहीं है। डेवलप्ड नेशंस ने जो फिक्सड टारगेट्स थे उनको लेने से मना कर दिया। फिर बाली रोड मैप में फाइनेंशियल असिस्टेंस देने की बात तय हुई। कोपेनहेगन में उसकी अमाउंट तय हुई कि लगभग विकसित राष्ट्र सारे मिलकर $100 बिलियन तक का फंड देंगे, मगर वो फंड आया नहीं। और पेरिस में नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस की शुरुआत हो गई। सो दिस इज द होल रोड मैप, ठीक है। तो ये बात है ग्लोबल एफर्ट्स की। अब आगे देखें तो हमें इंडियन एफर्ट्स देखने हैं। इंडिया के एफर्ट्स में सबसे प्रथम तो हमें NDC देखने हैं, क्योंकि हमारी सरकार ने ही हमारे देश के लिए ही तय किए हैं अपनी क्षमता के मुताबिक। दो बिंदु में हमें यहाँ देखने हैं। सबसे प्रथम बिंदु कहता है रेड्यूस CO2 एमिशन, यानी कि कार्बन एमिशंस, कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस इंटेंसिटी बाई 33 to 35%। जिस इंटेंसिटी के तहत आज हम लोग कार्बन एमिट कर रहे हैं उसे हमें कम करना है 33 से 35% तक। फिर 40% ऑफ इलेक्ट्रिक पावर शुड बी जनरेटेड बाय नॉन फॉसिल फ्यूल्स। जो कोल बर्न करके, कोल का कंबशन करके आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन कर रहे हैं, जिसे हम लोग थर्मल पावर कहते हैं। तो यहाँ थर्मल पावर को बहुत ही डिस्करेज किया गया है, क्योंकि अपने आप में वो एक चीफ कंट्रीब्यूटर है ग्रीन हाउस गैसेज एमिशंस में। तो यहाँ 40% ऐसी इलेक्ट्रिक होनी चाहिए जो अपने आप में नॉन फॉसिल फ्यूल से बनी हो। तो बाय डिफॉल्ट इट शुड बी जनरेटेड बाय रिन्यूएबल रिसोर्स एज लाइक सोलर, एज लाइक हाइडल, या आप कह लीजिए कि किसी भी और प्रकार की, चाहे वो विंड हो चाहे वो कोई भी हो। फिर उसके बाद इंक्रीज फॉरेस्ट कवर टू क्रिएट एडिशनल कार्बन सिंक। हमारे जो जंगल है वो अपने आप में कार्बन स्टोरेज है। जितने ज़्यादा जंगल है, जितनी ज़्यादा प्राकृतिक वनस्पति है, उतना ही कार्बन उसमें जमा रहेगा। तो जैसे ही जंगल बढ़ते हैं तो ये अच्छी बात है, जो कार्बन यहाँ अधिक मात्रा में है वातावरण में वो उसमें जमा होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ वी नीड टू एड्रेस दिस चैलेंज बाय इंक्रीजिंग मोर एंड मोर फॉरेस्ट कवर एंड क्रिएटिंग एडिशनल कार्बन सिंक। फिर अगर ये बाजू आए तो समझिए ये तो बात रही हमारे सारे गोल्स की, मगर अगर इस बाजू देखें तो इन गोल्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास क्या क्या संसाधन आवश्यक है वो यहाँ हम लोग समझ सकते हैं। टू इम्प्लीमेंट NDCs इंडिया नीड्स $206 बिलियन। देखिए कितना एक्सपेंसिव है, कितना कॉस्टली है यह सारी मिटिगेशन मेजर्स या पॉलिसीज। टू इंक्रीज रेजिलिएंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट इंडिया नीड्स $2.5 ट्रिलियन।
तो ये सारा पैसा जो है वो कहाँ से आने वाला है? प्रोबेबली जो विकसित राष्ट्रों ने जो प्रॉमिस दी थी पैसे देने की, फिनांस देने की, फंडिंग देने की, अगर वो वहां से आए तो भारत इनके ऊपर और आक्रामकता से काम कर सकता है। फिर आगे देखें तो कुछ मिशन हमें देखने हैं जो कि अपने आप में नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज के तहत भारत के सरकार के द्वारा लागू किए गए हैं। देयर इज अ लिस्ट ऑफ 8 स्कीम्स। देखिए यहाँ इन स्कीमों के अंदर हम लोग जो है विस्तार से नहीं उतरेंगे, क्योंकि अपने आप में यह स्कीम्स हमारे रिसर्च एडिटोरियल एनालिसिस के सेशन में प्लस एक इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम का एक स्पेशल लेक्चर है हमारी चैनल के तहत। तो अधिकांश स्कीम है उन चैप्टर्स में या उन उपाख्यानों में, उन लेक्चर्स में कवर अप हो गई है। तो हम लोग यहाँ इनको बहुत ही ब्रीफली देख लेंगे। वी विल गो थ्रू द नेम्स ऑफ ऑल द स्कीम्स बट वी विल नॉट एंटर इनटू द डिटेल्स। तो 8 स्कीम है। सबसे प्रथम है नेशनल सोलर स्कीम, उसके बाद है नेशनल मिशन फॉर एनहांस्ड एनर्जी एफिशिएंसी, फिर उसके बाद है नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट, जिसका एग्जांपल मैंने आपको दिया था थोड़ी देर पहले, जो स्मार्ट सिटी और अन्य योजनाओं के तहत लागू हो रही है। नेशनल वाटर मिशन, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, फिर नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल हिमालयन इकोसिस्टम एंड नेशनल मिशन on strategic knowledge for climate change. So these are the schemes which are under the head of National Action Plan for Climate Change। जो आज क्लाइमेट चेंज की समस्या है और उस समस्या का समाधान लाने के लिए जो आज हमारी सरकार की कोशिश है उसे नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज कहते हैं। और इसके तहत तकरीबन यह 8 महत्वपूर्ण योजनाएं चल रही है। सारी योजनाओं की डिटेल है, सारी योजनाओं के उद्देश्य है और उसके प्रोग्रेस है, मगर जैसे मैंने आपको बताया कि इनमें से अधिकांश स्कीमों की चर्चा हमारे अलग अलग सेगमेंट में होती रहती है। तो मुझे लगता है कि यहाँ मैं इन चीज़ों में अंदर उतरने से बचूंगा। तो यही बात थी आज के लिए। यह पूरा चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण था, आज का वास्तविक मुद्दा था, और इस मुद्दे को समझने के लिए हमें यह चैप्टर ने एक दृष्टि दी है, और उस दृष्टि के तहत अगर हम पढ़ाई करें तो हमें परीक्षा में भी हमें उपयोगी साबित हो सकती है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हम लोग मिलेंगे इकोनॉमिक सर्वे के अगले चैप्टर में, अगले लेक्चर में, यानी कि चैप्टर 7 ऑफ वॉल्यूम 1। और अगर लेक्चर की बात करें तो वो रहेगा हमारा 17वां लेक्चर। यह एग्रीकल्चर के ऊपर आधारित चैप्टर है, जिसके ऊपर हम लोग बात करेंगे एग्रीकल्चर एंड फूड मैनेजमेंट के ऊपर। ये भी एक महत्वपूर्ण है, हालांकि इसका जो स्वभाव है वो फैक्चुअल है, मगर ये जो फैक्ट्स यहाँ दिए हुए हैं ये हमारी परीक्षा दृष्टि से थोड़ा महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। सो आज इतना ही। हम लोग मिलेंगे अगले उपाख्यान में इकोनॉमिक सर्वे के। तो तब तक के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए ग्रोथ मोड यूपीएससी। जय हिंद।